देखिए बच्चे चैप्टर फर्स्ट नंबर 5 ना। हाँ, एक बार डायरेक्टिव पर किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम देखें तो हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, अलाइन कर लेगा। अच्छा, अपने पास बेसिकली दो टाइप के मैग्नेट है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट क्या होता है बच्चे, ला देना। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जनरली नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होता है जिसको फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट के बहुत सारे टाइप है, क्योंकि शेप के हिसाब से, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से और अलग अलग पर्पस के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा उनका यूज होता है जनरली, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह में। हॉर्स शू मैग्नेट, इनकी शेप क्या होती है, थोड़ी सी घोड़े की नाल जैसी होती है, ठीक है। डम्बल मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, आपने स्पीकर में देखा होगा पीछे लगे सर्कुलर मैग्नेट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी कहते हैं उनको कई बार, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी थिक भी होते हैं तो सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जिसका काम बहुत सारी जगह पे होता है, ठीक है। वो जनरली प्रैक्टिकल वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज होता है। उसका नाम है नियोडायनेमियम मैग्नेट, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, बहुत ताकतवर होता है। कि ऐसे दो मैग्नेट अगर आपस में चिपक जाए ना, तो उनको छुटा पाना बहुत मुश्किल होता है, ना के बराबर। आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि उन दोनों मैग्नेट को आपस में छुटा दिया जाए, ठीक है। नियोडायनेमियम मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टी में ऑफ मैग्नेट क्या कहता है भैया, कि अगर कोई मैग्नेट ऐसा पड़ा हुआ है तो अपने आसपास जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उन सबको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसे कहते हैं एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव आपको समझ में आ गई होगी कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लेता है। दूसरा है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैग्नेट के दो सेम पोल को पास में लाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अपोजिट पोल को लेके आओगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक पोल्स हमेशा क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां लिखा मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट के जो एक कोई एक मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है। आप नॉर्थ और साउथ होते हैं, उसके पास दो पोल होते हैं, कहते हैं, ठीक है, डाइपोल। क्या कहते हैं इसे? अगर आप ये सोचो कि आप इसको तोड़ दो और तोड़ करके नॉर्थ और साउथ को अलग कर दो, तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप तोड़ोगे तो नए पीस के पास क्या होगा, फिर पोल आ जाएंगे, ठीक है। इसको फिर आप तोड़ने का प्रयास करोगे तो जो नए पीस होंगे वो फिर क्या होंगे भैया, डाइपोल कैरी कर लेंगे, है ना। इस तरीके कितने भी टुकड़े कर लो, मैग्नेट के हमेशा दो ही पोल मिलने वाले, और दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। क्या होगी, एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होती, ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है। इसे इसलिए हम कहते हैं भैया मैग्नेट को कितना भी तोड़ते जाओ तो वो हमेशा डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टी है कि अगर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ऐसे सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो थोड़े टाइम बाद वो भी कैसा बिहेव करने लगते हैं, मैग्नेट की तरह। उनके अंदर मैग्नेटिज्म आता है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। तो ये यहाँ पर सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आसपास का वो रीजन होता है जहां तक उसके इन्फ्लुएंस को हम क्या कर सकते हैं भैया, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये दो टाइप होता है मैग्नेटिक फील्ड के। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जहां पर उसकी स्ट्रेंथ हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेंथ क्या होती है, या तो बढ़ती है या घटती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डायग्राम पता है ना यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का? यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेसिंग क्या होती है, चेंज नहीं होती। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेसिंग क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में स्पेसिंग कुछ भी हो सकती है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, ऐसा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है। अच्छा, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन कनेक्टेड विद मैग्नेट। तो सबसे पहले भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग जितनी कम होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। स्पेसिंग जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताई थी आपको। मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, तो मैग्नेट के अंदर एक ऐसा रीजन होता है, दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे आपको मैग्नेटिक अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम मिलता है।
वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक पोल कहते हैं। हर मैग्नेट के अंदर दो पोल एग्जिस्ट करते हैं और दोनों पोल मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, और दो पोल के सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं, मैग्नेट की लेंथ को हम उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं, लेकिन पोल्स के बीच की सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। उसको हम 2L से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर। यदि आप किसी भी मैग्नेट को इस तरीके से काट दो, ये लाइन जो आ रही है इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और अगर आप इस तरीके से काट दो तो इस लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो भैया, कूलम्ब लॉ इन मैग्नेटिज्म, देखिए बहुत आसान है। आपको याद है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है, और उनके बीच में दूरी होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली होता है। बिल्कुल सेम यही मैग्नेटिक पोल के अंदर भी होता है। एक मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ क्या है, M1, दूसरे मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ क्या है, M2। उन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, R। तो कह रहा है इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होगा, और इन दोनों के बीच में जो भी दूरी है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली होगा। यदि आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, M1 M2 अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर, और F इक्वल्स टू में यहाँ पर मैग्नेटिक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है आपका, ठीक है भैया। चलिए, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है कि जब भैया आप एक डाइपोल को, ठीक है, जब एक डाइपोल को, ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो इसके दोनों एंड पर लगता है फोर्स, और दोनों एंड पर फोर्स के लगने की वजह से इसके अंदर क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट। उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैपिटल M से लिखा जाता है, और वो किसका प्रोपोर्शनल होता है, पोल स्ट्रेंथ के, और दूसरा मैग्नेट की लेंथ की, ठीक है भैया, 2L के। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाता है आपका स्मॉल m इंटू में 2L। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहा जाती है साउथ से नॉर्थ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। ये ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नेट डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब रूल से इसकी डायरेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज रहेगा, अगर क्लॉकवाइज टर्न कर रहा होगा तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा होगा तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, इस पे ऊपर कई सारे क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट हमने देख लिया, ये हो गया। तो एक मैग्नेट को हमने अलग अलग तरीके से काटा। पहले ऐसे काटा, जब आप ऐसे काटोगे तो भैया देखिए लंबाई में कोई चेंज नहीं आता इस मैग्नेट की, लेकिन इसके एरिया में चेंज आता है। और जब मैग्नेट का एरिया क्रॉस क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। मान लीजिए आपने दो आधे पार्ट में, इक्वल पार्ट में काटा, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, हाफ, ठीक है। तो लेंथ तो L ही है, तो इस केस में लेंथ तो वही है, पोल स्ट्रेंथ आधे होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आधा हो जाएगा। यदि आप इस मैग्नेट को ऐसे काटने के बजाय आप ऐसे काटते हो तो भैया इस केस में पोल स्ट्रेंथ तो नहीं चेंज होगी, लेकिन लेंथ क्या होगी, आधी हो जाएगी। लेंथ आधी होने पर भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, हाफ हो जाती है। मैंने आपको 3-4 केस कराते हैं, इसमें सबसे मेन केस है कि जब आप एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट है, ठीक है, सेपरेशन क्या है, 2L, इसको ऐसा करके एक सेमी सर्कल बना देती हूँ, नॉर्थ साउथ। कहना अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, ठीक है। तो अपने को पता है इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2L, क्या होगा, और ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का वैसे सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2L अपॉन में पाई। ये तो आर हो गया यहाँ से आज तक का सेपरेशन। आपको दोनों का सेपरेशन चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2R। तो 2R इक्वल्स में क्या, 4L अपॉन में पाई। ये हो गया आपका दोनों के बीच का सेपरेशन, जिसको हम कहते हैं डायमीटर। अब डायमीटर पता लग गया, यहाँ पे हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन, जो कि क्या है यहाँ पर है, पोल स्ट्रेंथ क्या है M, सेपरेशन क्या है 4L अपॉन में पाई। अगर आपको याद होगा तो M, 4L को लिख देंगे 2L इंटू में 2 अपॉन में क्या हो गया, पाई, ठीक है। M इंटू में 2L क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, 2 ऐसे ही लिख दीजिए अपॉन में पाई। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये काफी बार आ भी रखा है, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भैया ध्यान रखिए कि दे अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टुवर्ड्स दी
साउथ पोल बट आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, बट इनसाइड दे अराइज फ्रॉम साउथ पोल एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। ठीक है, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होती है, नॉर्थ से निकलती कहाँ जाती है, साउथ में, फिर साउथ से निकली कहाँ जाएंगी, तो लगातार इस तरीके से घूमती रहती है। आपको बता दूं दे आर कर्व इन स्पेस, ये कैसी होती है, स्पेस में कैसी आती है, कर्व आती है। और अगर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस में कर्व आती है और आप चाहते हो कि आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट की डायरेक्शन देनी है, तो आप क्या करते हो, उन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर देते हो और वो टेंजेंट उन पॉइंट की डायरेक्शन बताता है जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींची है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पॉइंट पर देने के लिए आप क्या करते हो, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है। मान लीजिए अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी देती है तो इस हिसाब से इस पॉइंट की एक ये डायरेक्शन हो सकती है, एक ये डायरेक्शन हो सकती है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट एक ही टाइम पर दो दो डायरेक्शन कैरी नहीं करता, सिंगल डायरेक्शन होती है हमेशा उसकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कह रहा है कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ जाती है, साउथ की तरफ। जब वो ऐसा करती हैं तो उनकी लेंथ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की लंबाई क्या होती है, छोटी होने लगती है, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के क्या होते हैं, पास में आने लगते हैं, इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन। लेकिन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल चलती है तो एक दूसरे पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से उनके बीच में दूरी लगातार मेंटेन रहती है, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, लेटरल प्रेशर की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर रहती है, नहीं, ठीक है भैया, इसी की वजह से क्या आता है, रिपल्शन आता है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक पोल ऑफ वैल्यू 1। मैग्नेटिक फील्ड में जो भी एक एम्पियर मीटर का पोल जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक कूलम्ब चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ऐसे ही एक एम्पियर मीटर का पोल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो हमें पता भी है एक पोल क्या है एम और दूसरा पोल क्या है एक, दोनों के बीच की दूरी क्या है आर। अगर ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। तो भैया फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में, दिव्या जी बताइए, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, म्यू नॉट 4 पाई, पहला पोल क्या है एम, दूसरा क्या है एक, लिखने की आवश्यकता नहीं, अपॉन में आर स्क्वायर। ये फोर्स कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये, और इस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल। ठीक है भैया, इज ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स पोल, इज ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स पोल। अब देखिए भैया रिलेशन इन बिटवीन एफ एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच का रिलेशन। तो हम जानते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल। एक पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन एक यूनिट पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको बी कहते हैं, दो यूनिट पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे क्या कहेंगे, टू बी। एम यूनिट पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस उसे क्या कहेंगे, एम बी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फोर्स का। मैग्नेटिक फील्ड में कोई पोल एम रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये होगा एम बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भैया, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नॉर्थ पोल से ये रेडियली आउटवर्ड होती है, क्या होती है, क्या होगी वैल्यू, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है इसलिए प्लस आर लगाया मैंने, क्या लगाया, बी की वैल्यू क्या होगी, इसकी पोल की स्ट्रेंथ है एम एन, क्या है, तो म्यू नॉट 4 पाई एम एन अपॉन में आर स्क्वायर, आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई एम एन आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है भैया, इसकी वजह से ये वेक्टर फॉर्म है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अच्छा साउथ पोल होता तो क्या होता, इनवर्ट आती, तो आप क्या लगाते, बी वेक्टर इक्वल्स टू में बी माइनस आर कैप, माइनस आर कैप लगाते, तो भैया इसकी वैल्यू तो आप सबको पता है म्यू नॉट 4 पाई साउथ पोल आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, माइनस लगा दीजिए, माइनस म्यू नॉट 4 पाई एम साउथ है ना, आर वेक्टर अपॉन में आर। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको याद है कि भैया किसी पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है,
सारे पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर। मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है भैया, पीएसपी। ये है नॉर्थ पोल, पहला पोल है, ठीक है, ये दूसरा पोल है, ये एनवा पोल है। आपको इस पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये पहला पोल है, पहले पोल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, V1 वेक्टर, दूसरे पोल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, V2 वेक्टर, एनवे पोल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, Bn वेक्टर। तो इस O पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी भैया, तो पहला पोल प्लस एनवा पोल, ये वेक्टर सम के बराबर आएगा। ठीक है भैया, B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई m1, दूरी मान लीजिए R1 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा, R1 कैप आएगा, है ना, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई m n R n स्क्वायर, R n क्या पाएगा। इसके बाद आप सॉल्व करना जानते ही हो, आपको वहां से हो जाना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, देखिए ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, चलो अपनी कॉपी में लीजिए फटाफट। एक तो इस पॉइंट पर निकालिए, पोल स्ट्रेंथ दोनों की mm है, बस ये ध्यान रखना, साउथ है या नॉर्थ है। इसके सेंटर से एक पॉइंट क्या है, पी आर डिस्टेंस पर है, इसको मान लीजिए, अच्छा साउथ ये, ठीक है, ये एल है, ये एल है, कॉपी में करो भैया से, क्योंकि आपका बिल्कुल सेम वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी हो जाएगा। एम एल एल, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी, साउथ नॉर्थ। चलो भैया निकालो फटाफट जल्दी अपनी कॉपी में, ठीक है। साउथ है, साउथ की मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ आएगी ना, नॉर्थ है, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इससे दूर जाएगी। अगर मैं देखूंगा नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, साउथ की क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ, और डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड, है ना, क्योंकि राइट साइड वाली स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, m, नीचे क्या होगा, ये r है, तो ये क्या होगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसे ही क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई m r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये प्लस आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई m, अंदर r माइनस एल का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा, माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करते हो पूरा, तो म्यू नॉट 4 पाई, आप देखोगे यहाँ पे 2m अपॉन में r क्यूब आएगा, और आप ध्यान रखना r इज मच ग्रेटर देन l, सो r स्क्वायर प्लस या माइनस l स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, जहां पर भी ये दिखेगा तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। अच्छा ये है साउथ, ये है नॉर्थ, तो साउथ की मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ आएगी, और नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी, इससे दूर जाएगी। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे यदि आप देखो थीटा एंगल ये रहा, थीटा एंगल ये रहा, तो ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है। इसको रिजॉल्व करो तो बी एन कॉस थीटा, और ये बी एन साइन थीटा, और ऐसे इसको रिजॉल्व करो तो बी एस कॉस थीटा, और ये क्या बी एस साइन थीटा। दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल टू ईच अदर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में क्या होगा, बी एन प्लस बी एस, बी एन प्लस बी एस कॉस थीटा, दोनों सेम है, तो इसलिए आप क्या करो, 2 टाइम कर दो, ठीक है। दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, दूरी सेम है। अच्छा ये एल है, ये आर है, तो ये क्या होगा, एक्स ले लीजिए। एक्स की वैल्यू आप सबको पता ही है कैसे निकलेगी, अंडर रूट, और ये यहाँ पर आपको पता है इन दोनों का सम क्या होगा, आर स्क्वायर के बराबर आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू आप आर के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। सीधा एक्स की वैल्यू आप आर के बराबर लिख सकते हो। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसकी है, इसकी इस पॉइंट पर तो क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ क्या है m, और दूरी कितनी है, आर स्क्वायर ले लीजिए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है भी आपका l, और हाइपोटेनियस आप सबको पता है x, x की वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट 4 पाई m2l अपॉन में r क्यू, इसको सॉल्व कीजिए, म्यू नॉट 4 पाई कैपिटल M अपॉन में r क्यू, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। एट एनी पॉइंट नहीं है ना, कराया मैंने, नहीं कराया, नहीं। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑसिलेशन आउट ऑफ सिलेबस है, ऑसिलेशन सिलेबस में है, देखिए कोई है,
टॉर्क वाला डाइपोल है, उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल है, ठीक है। चलिए फिर टॉर्क ऑन डाइपोल, हाँ डिलीटेड हो गई ना, जो कल भेजा था, कल मैंने तुम्हें एक भेजी थी ना वो, उसमें उसमें है। अच्छा, कल वाले में कोई फोन ला देखने को इधर नहीं, उसमें नहीं है ना। चलो करा देता हूँ, छोटा था ये, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। टॉर्क और डाइपोल, डाइपोल पे अगर आपको टॉर्क निकालना तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखा जाएगा थीटा एंगल से, तो वैसे थीटा वेरिएबल होता है, तो जो टॉर्क आएगा, टॉर्क अभी निकालने आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा एम बी, है ना, पोल स्ट्रेंथ एम है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो फोर्स कितना लगेगा एम बी। यहाँ की भी पोल स्ट्रेंथ एम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बी है, तो इधर भी फोर्स लगेगा एम बी। लेकिन इधर भागेगा नॉर्थ साउथ पोल, इधर भागेगा नॉर्थ, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, ये थीटा एंगल, तो ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होती है 12, तो ये क्या होगा 12 साइन थीटा, परपेंडिकुलर 12 से, परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेनियस साइन थीटा, क्या होता है हाइपोटेनियस, क्या पर 12 है, ठीक है। चलो, तो भैया टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स क्या है भैया एम बी, और इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, इसके लाइन और इसके लाइन के बीच में सेपरेशन क्या है 12 साइन थीटा, तो एम इंटू में 12 क्या होगा एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, जब एक डाइपोल को कुछ एंगल से रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके दोनों एंड पर क्या लगते हैं फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स क्रिएट्स टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करेगा टॉर्क, और जैसे टॉर्क आएगा डाइपोल रोटेट करेगा, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी ये होगी। अच्छा आपको बता दूं, ये थीटा वेरिएबल होता है, तो टॉर्क भी क्या होगा वेरिएबल होगा, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम जब लगता है जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम यानी 90 होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी, तो टॉर्क क्या होगा 0 होगा। लेकिन 0 डिग्री पर डाइपोल स्टेबल रहेगा, और 180 डिग्री पर डाइपोल क्या रहेगा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम वही वाला पीछे वाला है। फिर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल, डाइपोल, और ये जो टॉर्क होता है ना हमेशा डाइपोल को स्टेबल करता है, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज दी डाइपोल, डाइपोल को हमेशा क्या करता है स्टेबलाइज करता है, ठीक है, स्टेबल करता है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी लानी है, तो डाइपोल के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, सॉरी टॉर्क के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। टॉर्क स्टेबल करता है, हम उसको क्या करेंगे अनस्टेबल करेंगे। तो एट एनी इंस्टेंट वर्क अगेंस्ट द टॉर्क, देखिए आपको मैंने ये वाला कंसेप्ट पहले ही बता रखा है कि जब भी आप किसी भी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे जो कि चीजों को स्टेबल करने का प्रयास कर रहा है, तो हमेशा उसकी एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। जैसे ग्रेविटी क्या करती है, चीजों को खींच करके कहाँ लाती है जमीन पर, जमीन पर लाएगी तो स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी। स्प्रिंग को अगर खींच, स्प्रिंग देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, स्प्रिंग को वापस वहीं पे लाता है, यानी स्टेबल करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट में काम करते हो तो वहां पर क्या होगी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी जब भी आप किसी भी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो जो कि चीजों को स्टेबलाइज कर रहा है, तो हमेशा उसकी एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा एट एनी इंस्टेंट वर्डन अगेंस्ट दी टॉर्क क्या होगा डी डब्ल्यू डी थीटा, ठीक है। अच्छा डी डब्ल्यू क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू क्या है एम बी डी थीटा, टोटल वर्क क्या होगा थीटा 1 2 थीटा, डब्ल्यू का डब्ल्यू आ गया, एम बी क्या है कांस्टेंट है, साइन का क्या होगा कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू में एम बी माइनस, उल्टा कर दो इसको, कॉस थीटा थीटा 2 थीटा 1, है ना। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू में एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो भैया ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, याद है। उसके बाद फिर है ऑसिलेशन इन डाइपोल, ऑसिलेशन इन डाइपोल, ऑसिलेशन इन डाइपोल। देखिए जब आप डाइपोल को, आपको पता है टॉर्क क्या करता है डाइपोल को स्टेबल करता है, ठीक है। तो आप क्या करो स्टेबल करके कहां ले आएगा उसको मैग्नेटिक फील्ड की, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा। लेकिन अगर आप डाइपोल को वैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
तो ये जो टॉर्क लगता है ना वो हमेशा इसको इसके मैग्नेटिक मोमेंट को, जो कि क्या होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, वो हमेशा क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को, टॉर्क जो होता है ये टॉर्क है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को इसकी डायरेक्शन में जाने का प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन जब ये जाता है तो डाइपोल के पास क्या होता है, इनर्शिया होता है। क्या होता है, इनर्शिया, क्योंकि लेंथ है मास है। तो वो क्या करेगा, इस चीज को ओवरशूट करके कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर इस तरीके से टॉर्क लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क फिर क्या करेगा, इसको मीन की तरफ जाएगा, फिर जाके वो मीन पे नहीं रुक पाएगा, मीन पोजीशन है, यहाँ पे रुकेगा फिर आगे चले जाएगा, ठीक है। लगातार डाइपोल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, इसी को क्या कहते हैं, ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। यहाँ पर इसको रिस्टोर कौन कर रहा है, टॉर्क। तो टॉर्क एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फैक्टर। तो रिस्टोरिंग फैक्टर अगर टॉर्क है तो इसको लिख देंगे माइनस एम बी साइन थीटा। रिस्टोरिंग में आपको याद है 11th क्लास में मैंने माइनस लगाया था, ठीक है। तो अब देखिए एंगल छोटा है, तो थीटा एंगल छोटा होने की वजह से साइन को क्या लिखेंगे, अच्छा टॉर्क होता है आई अल्फा, क्या होता है, प्लस एम बी साइन को लिख दिया थीटा बराबर में क्या गया, 0। आई ऐसे लिख दिया, अल्फा का होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, याद है, एम बी थीटा 0। आई कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया, 0। इसको पल्ली साइड में जाओ, 0 आ गया। जीरो, ये भैया किसकी फॉर्म आ गई, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसकी फॉर्म है ये, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब ये एसएचएम आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म आ गई, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रूव कर दिया। अच्छा ये किसके बराबर था, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हो, आप यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो, आप यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इसको एक बार कर लीजिए, हो सकता है क्योंकि, ठीक है समझिए। आगे बढ़ते हैं अगले कहते हैं, बोलिए। हाँ देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट करिंग कोई कुछ ख्याल ऐसे कुछ खास टॉपिक है नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। देखिए यार गेट भेज दियो, और थोड़ा आवाज आ रही है, भेज दियो सर और अनिश। ये कॉइल है, इसका एरिया क्या है, ए है, और इसके ऊपर करंट क्या है, आई है। जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो उसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो कह रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई और ए के प्रोडक्ट क्या आता है, डायरेक्टली होता है। इफ कॉइल कंसिस्ट विद एंड टर्न, तो क्या होगा भैया, ये निया के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट कल मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का भी कराया था, वो नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलो। नहीं आउट ऑफ सिलेबस हटा दो, करवा से करा दिया मैंने। अब बार मैग्नेट एक्ट एज अ सोलिनॉइड, ध्यान दीजिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि बार मैग्नेट सोलिनॉइड की तरह बिहेव करता है। अब बार मैग्नेट, मैग्नेट एक्ट एज अ सोलिनॉइड। देखिए ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बार मैग्नेट और सोलिनॉइड में सिमिलरिटी दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, यदि आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो अपने आप को अर्थ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अलाइन कर लेगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा, इसका जो नॉर्थ पोल है अर्थ के साउथ की तरफ से जाएगा, और इसका साउथ पोल रहेगा वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ से जाएगा। ये ऐसा ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप किसी सोलिनॉइड को ऐसा फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, बिल्कुल अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से क्या करेगा, अलाइन कर लेगा। दोनों ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके अंदर भी करंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक करंट नहीं रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप एक मैग्नेट को कितने भी पार्ट में तोड़ दो तो ये डाइपोल की तरह काम करेगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक सोलिनॉइड को कितने ही पार्ट में तोड़ दोगे आप तो इज ऑल्सो एक्ट एज डाइपोल, ये भी डाइपोल की तरह काम करेगा, ठीक है। एक मैग्नेट के एक्सिस के एक्स डिस्टेंस, अच्छा कंडीशन क्या है, इसका मैग्नेटमेंट जो भी होगा और इस सोलिनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, सेम होंगे।
तो कह रहा है अगर आप इसके सेंटर से एक्स एक्सिस कोई डिस्टेंस लेते हो और इसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही है जितना इसका, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ क्या मिलने वाली है, यहाँ पर भी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके सोलिनॉइड और बार मैग्नेट के बीच में क्या दिखाते हैं, सिमिलरिटीज दिखाते हैं। ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, देखिए कुछ नहीं कह रहा। अगर हम बात करें गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ चार्ज के केस में क्या कहता है कि अगर बॉडी के अंदर प्लस चार्ज है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, माइनस चार्ज है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, प्लस चार्ज होगा तो पॉजिटिव, माइनस होगा तो नेगेटिव। और अगर डाइपोल है, अगर एक गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। क्या होगी, बट इन केस ऑफ मैग्नेट, इन केस ऑफ मैग्नेट, अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो आप अन्य अंदर रखिए मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट केस में फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी। आप देख रहे हो ये दोनों फ्लक्स तो मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या भैया, यहां पर फ्लक्स जीरो जब है जब यहां पर डाइपोल है, और यहां पे हर केस में फ्लक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट। सो मैग्नेट मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। डाइपोल की फॉर्म में मैग्नेट हमेशा आपका क्या करता है भैया, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगला बोलो। है मैग्नेटिक, देखिए अब देखिए कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, क्या हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो देखिए भैया, जो हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को मैग्नेट बनाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे, सबसे मेन बात यहाँ पे जो है ना, कि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एच से लिखा जाता है और ये एच की वैल्यू क्या होती है, एन आई। देखिए जनरली हम मैग्नेट बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो सोलिनॉइड होता है, और सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न पे और दूसरा उसके अंदर करंट पर। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सोलिनॉइड की, ठीक है, वो क्या होगी, एन आई होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, करंट। तो ये हो गया भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये कौन सी फील्ड होती है जो किसी भी सब्सटेंस को क्या बनाती है, मैग्नेट बनाती है। क्या बनाती है, मैग्नेट बनाती है। अगला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि भैया देखिए हमने 3-4 मटेरियल लिए, सबको सेम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक सब्सटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, दूसरा सब्सटेंस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाया, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था, ज्यादा था, वरना कम था। तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, इसको हम आई से लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, एन आई। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, एन आई। लेकिन यहाँ पर आई जो है वो इक्विवेलेंट करंट होता है। क्या होता है, करंट नहीं होता, ये इक्विवेलेंट करंट होता है। क्योंकि अगर कोई चीज मैग्नेट बनता, देखो एक सोलिनॉइड मैग्नेट कब बनती है, जब उसके अंदर करंट पास किया जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आती है, मान लीजिए 10 टेस्ला, क्या आ गई। और एक नॉर्मल मैग्नेट कब रहता है, जब उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, उसकी भी क्या है, 10 टेस्ला एक पॉइंट पर। तो दोनों का अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि भैया अगर कोई चीज मैग्नेटाइज हुई है, ठीक है, कोई चीज मैग्नेटाइज हुई है, तो उसके अंदर जो फील्ड होगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हम कैसे देंगे, आई इक्वल्स टू में एन आई एम। आई एम क्या है, करंट, इक्विवेलेंट करंट, मतलब करंट नहीं है एक्चुअली में कोई, लेकिन हमने कहा कि अगर करंट होता सॉलिनॉइड जैसा तो उसकी वैल्यू क्या होती, आई एम होती। क्या होती, इसको इक्विवेलेंट करंट कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस पे। बहुत सिंपल भाषा में लिखवा रखा मैंने। अगला बोल, परमिएबिलिटी। देखिए परमिएबिलिटी म्यू से लिखते हैं। परमिएबिलिटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराती है। अगर परमिएबिलिटी ज्यादा होगी तो मटेरियल क्या है भैया, ज्यादा परमिएबल है, उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर मटेरियल कम परमिएबल है, अपने अंदर से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करा रहा है, तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगला बोलो। अब परमिएबिलिटी जो होता है सुन लीजिए, डाया की स्मॉल पॉजिटिव, पैरा की लार्ज पॉजिटिव,
और फेरो की वेरी 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 लार्ज पॉजिटिव। ठीक है, परमिएबिलिटी वैक्यूम की ये होती है, और एक होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो कि क्या होती है मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन में वैक्यूम की परमिएबिलिटी का रेशियो आता है। यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, बोलिए ससेप्टेबिलिटी क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई अपॉन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच। ठीक है, ये भी यूनिटलेस होता है। देखिए कुछ ऐसा ही कि भैया देखिए, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मान लीजिए सब्सटेंस है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी 10 टेस्ला। ठीक है, और जब इसका मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक है, इसके अंदर आ गई कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गई 5 टेस्ला, तो इसका जो परमेबिलिटी होगी वो क्या होगी 5/10 यानी 0.5 यानी इसकी 1 से कम है। ये मतलब ये बताइए जितना ज्यादा होगा वो सब्सटेंस उतना ही क्या होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, कम फील्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये जितना कम होगा उस सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने के लिए उतनी ज्यादा फील्ड लगानी पड़ेगा, उसके अंदर मैग्नेटिज्म भी क्या होगा कम ही आएगा। ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है, जिसके लिए इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मैंने बहुत अच्छी भाषा में लिखा रखा है हिंदी में ही, ठीक है, जिसके लिए इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही क्या होगा अच्छा मैग्नेट बनेगा, उसकी परमेबिलिटी क्या उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है उतनी ज्यादा होती है। अच्छा ये यूनिटलेस होता है, क्या होता है यूनिटलेस। अगला वो मैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा रिलेशन है। ठीक है, तो भी रिलेशन में इसका डेंसिटी वही है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी। देखिए अगर हम देखें किसी मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मैग्नेटाइज हो गया, तो उस रीजन में कुल कितनी फील्ड होगी, टोटल फील्ड क्या होगी, एक तो बाहर की जो फील्ड है और दूसरा उसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो फील्ड आई है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन की, तो कुल फील्ड क्या होगी V इक्वल्स टू में बी नॉट क्या होगा म्यू नॉट एच, और एक बी एम क्या होगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। तो भैया आपको बता दूं काई क्या होता है आई अपॉन में एच होता है, आई क्या होगा काई एच, बी इक्वल्स में म्यू नॉट एच और म्यू नॉट काई एच। अब यहां से म्यू नॉट एच कॉमन लो, म्यू नॉट एच कॉमन ले लो तो क्या 1 + काई, तो ये क्या हुआ बी, ये बी नॉट हो जाएगा 1 + काई, तो इसको दे लिया तो बी अपॉन में बी नॉट 1 + काई, ये क्या हो जाएगा भैया म्यू आर क्या होगा 1 + काई। ठीक है, ये रिलेशन अगर आपको किसी भी चीज की ससेप्टेबिलिटी परमेबिलिटी पता तो आप ससेप्टेबिलिटी निकाल सकते हो, और ससेप्टेबिलिटी पता तो आप परमेबिलिटी निकाल सकते हो। मैंने एक दो चीजें भी कराई थी, और क्या नहीं अभी है इसमें, अभी मैग्नेटिक मटेरियल है डाई पैरा फेरो तीनों। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, तो वो मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के बाद कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं भैया मैग्नेटिक मटेरियल। ये 3 टाइप के होते हैं, दिव्या क्या होगा डाया पैरा